अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आए अपना कदम जमाएं स्पेन में। उम्मीद करता हूँ आप सब अमन अमान में होंगे, खैरियत से होंगे। जब भी स्पेन का नाम दिमाग में आता है तो यूरोप आता है। स्पेन यूरोप यूनियन का मेंबर है, शेंजन कंट्री है। और स्पेन अपने कल्चर, फूड, वेदर के लिहाज से बहुत मशहूर है। स्पेन यूरोप का वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री, नॉट द बिगेस्ट वन बट बड़े मुल्कों में शुमार होता है उसका। सो आज के टॉपिक के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो कि रिलेटेड है आपके वीज़ा से रिलेटेड, वहाँ पे हम कैसे सेटल हो सकते हैं और क्या क्या उसके पास हैं, सिटीज़नशिप के उसके पास हैं, आप वहाँ पे कैसे परमानेंट हो सकते हैं और किस तरीके से आप सिटीज़नशिप हासिल कर सकते हैं और 2024 की जो पॉलिसीज़ हैं उसके लिहाज से आप किन चीज़ों पे अमल करके वहाँ पे अपनी सिटीज़नशिप ले सकते हैं। सो बिफोर गोइंग इनटू द मोर डिटेल अबाउट वीज़ा एप्लीकेशन, सबसे पहले हम उसके बारे में जा रहे हैं कि इस कंट्री की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या इसकी हिस्ट्री है, उसका क्या बैकग्राउंड है। जिसका ऑफिशियल नेम है स्पेन का, वो किंगडम ऑफ स्पेन कहा जाता है और वहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। वहाँ पे जो पार्लियामेंट है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, वो पार्लियामेंट्री मोनार्की सिस्टम है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे अथॉरिटीज़ अपने डिसीशन एक साथ लेती हैं एंड देन वो वीटो डिसीशन बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है डिसाइड किया जाता है। उसमें एक बंदे का रोल प्ले नहीं होता इस काम में। डिसीजन एक बंदे का नहीं होता, एक पूरी अथॉरिटीज़ के साथ सब मिलके एक डिसीजन लेते हैं। वहाँ पे आज भी रॉयल फैमिली है, किंग फिलिप सिक्स। उनको 2014 में क्राउन ऑनर्ड किया गया है। उनकी वाइफ का नाम क्वीन लेतिजिया है, जो कि एक जर्नलिस्ट हुआ करती थी, टीवी एंकर हुआ करती थी जब अपने वो हस्बैंड से मिली थी। स्पेन जो है वो आप ये कह सकते हैं कि दुनिया के तीसरे नंबर पे आता है वर्ल्ड लार्जेस्ट, मतलब लाइक कि आप कह सकते हैं कि जो यूनेस्को की हेरिटेज हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनेस्को हेरिटेज आर देयर, वहाँ पर हैं, जो कि मोर देन 50 हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे उनकी ओल्ड बिल्डिंग्स, ओल्ड सिटीज़, पीक माउंटेन्स, चर्चेस, ये सारे जो उनके सारे जो ओल्ड उनका जो असासा है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और आप इसको कह सकते हैं मोर देन 55 हैं वहाँ पे। इस तरीके से मैड्रिड जो है वहाँ का पूरे यूरोप का आप कह सकते हैं सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा कैपिटल है आफ्टर एंडोरा। एंडोरा ले वेला जो कैपिटल है एंडोरा का, वो नंबर वन पे आता है पूरे यूरोप में। और उसके बाद अगर जो कैपिटल है जो सबसे बड़ा है वो है मैड्रिड। स्पेन पूरी दुनिया का, आपको ये सुन के थोड़ी सी हैरानी हो सकती है बट इट्स इट्स अ फैक्ट और मे बी यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, कि स्पेन पूरी दुनिया का 40% ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस करता है। और ऑलिव जो है उनके खानों में, नाश्ते में, नॉर्मल डिनर में, स्नैक्स के साथ, हर अपने जो भी उनके एडिबल्स हैं, फूड हैं, जो भी वो जिस तरह से खाते हैं उसके अंदर वो ऑलिव्स को यूज़ करते हैं, ऑलिव ऑयल को वो यूज़ करते हैं। और स्पेन जो है दुनिया में सबसे बड़ी ज़ाफ़रान बनाने प्रोड्यूस करता है। आइस ज़ाफ़रान वहाँ पे एशिया से ही है, बट उसको वो पूरी दुनिया में लार्जेस्ट इस वक्त सेकंड नंबर पे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनकी एक डिश है पेला, जिसको वो उसमें सैफ़रॉन काफ़ी यूज़ करते हैं। एक्चुअली सैफ़रॉन, ज़ाफ़रान वो अपनी काफ़ी सारी डिशेस के अंदर यूज़ करते हैं और उसको मीन्स लाइक शौक से खाते हैं। स्पेन जो है पूरी दुनिया में इस वक्त नंबर 15 पे आता है रेड मीट कंजम्पशन के अंदर। यहाँ पे जो लोग हैं वो मीट बहुत खाते हैं और पूरे यूरोप में जो सबसे ज़्यादा मीट खाते हैं वो स्पेनिश पीपल हैं। और ये आपको सुन के थोड़ी सी हैरानी हो सकती है कि स्पेनिश जो नेशनल एंथम है, जो इनका एंथम है, उसमें कोई वर्ड्स नहीं है। 17th सेंचुरी में इसको बनाया गया था बट उसमें कोई वर्ड्स वगैरह नहीं डाले गए। अच्छा, वहाँ पे एक कल्चर है जिसको आप ये कह सकते हैं कि 12 ग्रेप्स का कल्चर है, जिसका मतलब ये है कि जब साल नया स्टार्ट होने लगता है तो उसमें 12 सेकंड पहले, साल के स्टार्ट होने से पहले 12 ग्रेप्स को, 12 अंगूर के दानों को खाते हैं सारे लोग और इस सोच से खाते हैं कि अगला साल जो है वो हमारे लिए सक्सेस, खुशकिस्मती, लकी का बाइस बने। और ये उनका कल्चर है, ट्रेडिशन है और वो लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं कई सालों से।
वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है टोमाटिनो के नाम से, जो कि बहुत फेमस है पूरी दुनिया में काफ़ी टूरिज्म अगस्त के महीने में सिर्फ इस एक्टिविटी के लिए आते हैं। एक्चुअली स्टार्ट इस तरह से हुआ था कि बिटवीन टू पीपल्स तल्ख कलामी हो गई थी, जो कि आज से कई सौ साल पुरानी बात है। एंड देन उस वक्त जो अराउंड सब्ज़ी की दुकानें थी उसमें काफ़ी सारे लोग, दोनों में पहले तो तल्ख कलामी हुई, फिर दोनों ने एक दूसरे को सब्जियां उठा उठा के मारी। एंड देन फिर लोग उसमें शामिल हो गए। एंड देन फिर लोगों ने उन सारी सब्जी की दुकानों में से सब्जियां उठा उठा के एक दूसरे को मारी। एंड देन वो तो एक मसला था, बट उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब वो चीज़ उनको याद आई कि ये इतना बड़ा हादसा हुआ था। एक्चुअली हादसा था जो कि इसमें काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हुए थे, इंजर्ड हुए थे। फिर उसके बाद उन्होंने उसको एक फेस्टिवल के अंदर यादगार के तौर पे जो है उसको डिसाइड किया। एंड देन उसके बाद से आज तक, बट अब सब्जियां नहीं है, अब सिर्फ टोमेटो है। और तकरीबन 110 टोमेटो यूज़ की जाती है, जो कि 1 घंटे के अंदर ही 1 घंटे का इवेंट होता है जिसमें एक दूसरे पे लोग आप इसमें उस फेस्टिवल में शिरकत करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। इट्स अ वेरी फन इवेंट एंड पीपल कमिंग फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। स्पेनिश पूरी दुनिया में सेकंड मोस्ट थॉट लैंग्वेज है। आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में स्पेनिश बोली जाती है ऑलरेडी। मैं आपको ज़रा इसकी डिटेल बताऊं कि यूरोप में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर स्पेनिश बोली जाती है। लैटिन अमेरिका के अंदर 90% स्पेनिश बोली जाती है और अमेरिका के अंदर स्पेनिश बोली जाती है। तो इस लिहाज से अपनी ये डोमिनेंस रखता है बाकी सारी लैंग्वेजेस के अंदर कि अब काफ़ी ज़्यादा स्पीक की जाती है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नेटिव स्पीकर हैं लैंग्वेज स्पीकिंग, बिकॉज कि इसकी जो बहुत सारी कंट्रीज़ सपोर्ट करती हैं इस लैंग्वेज को और वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे डबल सरनेम का कॉन्सेप्ट है, और वो इस तरीके से है कि आपके नाम के साथ आपके वालिद साहब का सरनेम और आपकी माँ का सरनेम दोनों ज्वाइन किए जाते हैं। वहाँ पे डबल सरनेम का कॉन्सेप्ट है। इसी वजह से वहाँ पे एक जोक भी है कि अगर दोनों बंदों का सरनेम माँ बाप का एक हो जाए, तो लेट्स से अगर आपका नाम फर्नैंडो है, ठीक है, और आपके पेरेंट्स का जो सरनेम है फर्नैंडेस है, सो फर्नैंडो फर्नैंडेस फर्नैंडेस। सो इस तरीके से वहाँ पे नाम होते हैं। तो वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जब भी आप बात कर रहे हो किसी से, अगर कोई अपना नाम बताता है तो वहाँ पे वो दो सरनेम होते हैं। देन यू नीड टू आस्क कि आपको किस नाम से कॉल किया जाए, किस सरनेम से कॉल किया जाए। ओके, ये तो हो गई अब इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेन, क्या बैकग्राउंड है, क्या कल्चर है, क्या वहाँ की जो बैकग्राउंड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है। अब हम आते हैं रेजिडेंसी वीज़ाज़ के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद डिजिटल नोमैड वीज़ा। डिजिटल नोमैड वीज़ा स्पेन 2023 में स्टार्ट हुआ, और वहाँ पे उसका एक फ़ेमस होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है बाकी कंट्रीज़ के डिजिटल नोमैड के वीज़ाज़ के निस्बत। क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में डिजिटल नोमैड वीज़ा के ऊपर आप जो है पाथ टू सिटीज़नशिप नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे टैक्स पे नहीं करना पड़ता। जब आप डिजिटल नोमैड वीज़ा पे, आप वहाँ पे टैक्स रेजिडेंट नहीं होते, बट स्पेन ने इसको टैक्स रेजिडेंट डिज़ाइन किया है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो हैं इस कंट्री में डिजिटल नोमैड वीज़ा पर आकर वहाँ पे आप परमानेंट रेजिडेंस हो सकते हैं बाय द पैसेज ऑफ टाइम। इट्स अ पाथ टू सिटीजनशिप, इट्स अ पाथ ऑफ रेजिडेंसी। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप अर्न करते हैं लेट्स से 2000, द करंट प्राइस जो इस वक्त है, जो इसकी जो वैल्यू है 2650, विच इज़ ट्वाइस दी जो उनकी जो वेज है, एवरेज वेज है, जो कि इस वक्त 1200 यूरोज़ है। उससे अगर अगर आपकी 200% ज़्यादा इनकम है, विच इज़ लाइक मल्टीप्लाई बाई 2, विच इज़ 2650। अगर आपकी मंथली इनकम 2650 यूरो है, सो यू कैन क्वालिफाई फॉर डिजिटल नोमैड वीज़ा। अगर अपने होम कंट्री से, कंट्री ऑफ रेजिडेंस से डिजिटल नोमैड का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको 1 साल का रेजिडेंस वीज़ा मिलेगा। बट अगर आप जो है स्पेन आके एज अ टूरिस्ट आ जाएं, या किसी और कंट्री का वीज़ा लगाएं एंड देन वहाँ पर स्पेन आ जाएं, बट आपके पासपोर्ट पर उसकी स्टैम्प, एंट्री स्टैम्प होनी चाहिए स्पेन की कि आप लीगली वहाँ पे स्पेन में आए हैं। तो आप वहाँ से जब स्पेन का डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो इट्स वेरी इजी एंड यू गेट 3 years डिजिटल नोमैड वीज़ा, सो इन वन ट्रांजैक्शन। स्पेन बाकी डिजिटल नोमैड वीज़ा से जो इतना डिफरेंट है, इतना फेमस, इसका एक रीज़न ये भी है कि एक तो साथ में ये रेजिडेंसी भी देते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, स्पाउस को इंक्लूड कर सकते हैं, साथ में आप डिपेंडेंट पर्सन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, विच इज़ योर पेरेंट्स ऑल्सो। लाइक यू कैन शो योर पेरेंट एज अ डिपेंडेंट
you can also invite with your application. अब इसका कुछ क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर आप अपने स्पाउस को ऐड करते हैं तो उनके जो मिनिमम वेज है विच इज़ 1200 राइट नाउ, उसका 75% आप ऐड कर दें अपने 2650 यूरोस के अंदर. सो इट कैन बी ऑलमोस्ट लाइक कि अगर आप अपने स्पाउस के साथ एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं सो इट विल बी अंडर 3500 यूरोस. ठीक है. और अगर आपका एक छोटा सा बेबी है या अंडर 18 आपका चाइल्ड है तो पर चाइल्ड जो है वो 300 यूरो एक्स्ट्रा आप ऐड करते हैं. सो इट विल बी अंडर 4000. आप 3 बंदों की लोग जो हैं फैमिली वहाँ पे मूव हो सकती है. अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया था डिपेंडेंट पर्सन का, इट कैन बी योर पेरेंट्स. आप अगर प्रूफ कर सकें कि योर मदर और फादर आर डिपेंडेंट ऑन यू एंड यू आर गिविंग सम मंथली मनी टू दैम, सपोर्ट दैम. ठीक है. सो अगर आप उसको अच्छे से प्रूफ कर सकें सो यू कैन इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन एज वेल. ऑफ कोर्स कि फिर उससे आपको वही 75% ऐड करना पड़ेगा जैसे आपने स्पाउस का ऐड किया, एंड देन इट कैन रेज टू योर मंथली इनकम अराउंड 4500 और 5000 ऑल्सो. दैट्स वेरी क्लियर. द गुड पार्ट इज़ कि अगर आप स्पेन पहुंच जाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ तो आप तो वहाँ पे काम करते हैं एज अ रिमोटली, बट नॉट फॉर स्पेनिश कंपनी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपका जो भी एम्प्लॉयर है वो आउट ऑफ स्पेन हो, यूएसए में है, कनाडा में है, यूएई में है, एनी अदर कंट्री, बट इट्स नॉट फ्रॉम स्पेन. Plus, if you have a customer from Spain, so it should not more than 20% of your income. 20% से ज़्यादा उसका इनकम के ऊपर मतलब लाइक कि डोमिनेंस ना हो, उसका शेयर ना हो, उसका होल्ड ना हो. सो आप ये कह सकते हैं कि 20% इनकम आप बेयर कर सकते हैं फ्रॉम स्पेनिश मार्केट. साथ में आपके जो पेरेंट्स हैं या डिपेंडेंट जो भी पर्सन है और आपकी स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड, वो जो है जॉब कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, उनको राइट होता है और वो आपकी एप्लीकेशन के साथ टाइड होते हैं. तो जब तक आपका डिजिटल नोमैड का वीज़ा उसकी वैलिडिटी है, एक्टिव है, उनका भी वीज़े की वैलिडिटी एक्टिव रहेगा और वो काम कर सकते हैं. एंड देन आफ्टर 3 years अगर आपने वहाँ से स्पेन से अप्लाई किया है अपनी रेजिडेंसी स्पेन की डिजिटल नोमैड की, तो आफ्टर 3 years आप अगेन रिन्यू के लिए अप्लाई करेंगे एंड देन आफ्टर 2 years यू क्वालिफाइड फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी विद इन 5 years. एंड आफ्टर 5 years यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप. सो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है डिजिटल नोमैड वीज़ा के का, वो जो है आप सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई करते हैं, अपने पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी वाइफ को भी इंक्लूड कर सकते हैं. और करेंटली उनकी जो जो उस वक्त वैल्यू है, सैलरी वैल्यू, वो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनसे काफ़ी लेसर है, बेरेबल है. इस तरीके से आप डिजिटल नोमैड के थ्रू आप आ सकते हैं. ओके, अब हम आते हैं दूसरा पार्ट जो है रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट. अभी इन्होंने गोल्डन वीज़ा जो है स्क्रैप किया अप्रैल 1 को, और इसके स्क्रैप करने से बगैर बाकी सारे अभी जो हैं अवेलेबल हैं. स्क्रैप करने की बहुत सारी वजूहात हैं. बहुत सारे लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड देन दे not living in the Spain and they want to avoid all the criminal activity as well in the background. सो अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं तो आप सिंपल $5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर, और उस बेसिस के पे आपको 2 साल का रेजिडेंसी मिलेगी एंड देन आप उसको हर 2 years के बाद रिन्यू कर सकते हैं ओवरऑल. एंड उसके बेसिस पे आप 5 years तक आप वहाँ पे रहें एंड देन आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं. इट्स वेरी, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो है ना कि वहाँ पे नेचुरलाइजेशन क्या क्या प्रोसेस है. किसी तरीके से वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लीगली रह रहे हैं, छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा कोई काम कर रहे हैं, तो अगर आप नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से रहना चाहते हैं जो विच वेरी बेस्ट एंड वेरी कॉमन ओवरऑल, आप ये कह सकते हैं कि इट्स डिफ़िकल्ट बट इट टेक्स टाइम, बिकॉज नेचुरलाइजेशन में आपको 10 साल रहना होगा स्पेन में, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आपके जो भी आप कमा रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं, आप टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं, उसका ये सारी हिस्ट्री, और साथ में आपको लैंग्वेज के ऊपर उबूर हो, बेसिक लेवल A1 A2 लेवल तक भी, तो आपको सिटीजनशिप वहाँ पे क्लेम हो जाती है. और जो बेस्ट है, अगर आपको वहाँ पे जॉब ऑफ़र मिल जाती है अपनी कंट्री से, और जो है आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, या वहाँ पर आने के बाद आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है एंड देन आप 5 साल वहाँ पे काम करते हैं, तो उस बेसिस पे भी आप अपनी रेजिडेंसी परमानेंट कर सकते हैं, PR ले सकते हैं. आफ्टर 5 years you can apply for citizenship as well. And the last one is study based.
जो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं स्टडी के लिए, वहाँ पे स्कॉलरशिप्स वगैरह भी अवेलेबल होती हैं। आफ्टर स्कॉलरशिप जो है वो अपनी तालीम के वो उस वीज़े को कन्वर्ट करा सकते हैं वर्क परमिट के लिए, क्योंकि उनको एक 1 ईयर मिलता है कि अपनी स्पेन के अंदर जॉब सीकर वीज़ा होता है एक तरीके से, वो इसमें आप वो जॉब ढूंढें एंड देन अपने आप को टैक्स रेजिडेंट कर दें, एंड देन आफ्टर 5 years दे कैन अप्लाई फॉर PR। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आप ये ना समझें कि आप स्टूडेंट पर आएंगे, 4 साल का बैचलर्स करेंगे एंड देन 5वें साल 1 साल और रह के आप जो है PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के वीज़े के ऊपर वो कभी भी उसको फुल टाइम कंसीडर नहीं करते। अगर आप वहाँ पे 4 साल रहें तो आपके 2 साल आपको कंसीडर करते हैं वो उसकी पार्ट 2 रेजिडेंसी के लिए। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा रूट इंपॉर्टेंट है, कौन सा रूट आपके लिए बेस्ट है अगर आपके सारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स उसमें पूरे हो रहे हों। आप जब भी किसी मुल्क में आ रहे हैं, किसी भी कंट्री से अगर मैं बात करूँ, स्पेशली लेट्स से आज का टॉपिक स्पेन से रिलेटेड है, तो मैं इसको ये कहूँगा कि आप किसी एजेंट के हाथ में ना चढ़ें, आप किसी एजेंट को ऑनबोर्ड ना करें अपनी एप्लीकेशन के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मीन्स लाइक के समझते हैं कि नहीं मुझे सपोर्ट चाहिए, तो जो लॉयर्स होते हैं, जो कंसल्टेंट फर्म्स होती हैं, उनके पास जो लॉयर्स होते हैं उसके थ्रू अपनी एप्लीकेशंस को अप्लाई करें। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो उनकी ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं एंड देन वो उस हिसाब से डील करते हैं। बट बेस्ट ये है कि आप जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, उनके जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ें, साथ में जो करंट गवर्नमेंट है उसका मैनिफेस्टो क्या है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो जो हैं फॉरेनर फ्रेंडली हैं, इमिग्रेशन फ्रेंडली हैं, और साथ में वहाँ के लोगों का इस वक्त क्या जो है फीलिंग्स हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, वहाँ पे जो फॉरेनर्स आ रहे हैं, जो वहाँ पे रेजिडेंसी ले रहे हैं। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि होता यह है कि बहुत सारे फॉरेनर्स आ जाते हैं इनकी कंट्रीज़ के अंदर, एंड देन फिर वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह बाय करते हैं, वो जॉब वगैरह ढूंढते हैं, तो जो उनके वहाँ के जो अपने लोग होते हैं, जो अपने सिटीज़न होते हैं, उनको मुश्किलात क्या फ़ेस करने को आती हैं कि उनकी जो अगर वो रेंट पे रह रहे हैं तो वो रेंट पे जब घर लेते हैं तो उनको रेंट महंगा मिल रहा होता है, क्योंकि फॉरेनर्स ऑलरेडी वो पे कर रहे होते हैं जो डिमांड कर रहा होता है वहाँ का अपना जो साहिब हैसियत सिटीज़न होता है। तो वो एक तरीके से एक डिप्लोमेसी है कि दे लाइक द फॉरेनर्स, दे डोंट लाइक द फॉरेनर्स एट द सेम टाइम्स, जो जैसे उनको मिल जाए। बट इसका सारा जो ब्लेम है वो इमिग्रेंट्स के ऊपर आता ही है, भले आप जितने भी क्वालिफाइड हो। आपने अपनी मर्ज़ी से, अपने पैसों से, अपने पसंद का घर लिया, उसको भी वो कंसीडर करेंगे कि प्रॉपर्टी महंगी हो रही है तो इसमें फॉरेनर्स की का ही रीज़न है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो आपका आवाम का सेंटिमेंट है, आप ज़रूर देखें जब भी आप उस कंट्री में जाने से पहले, कि हाँ ये कंट्री जो है ये फॉरेनर फ्रेंडली है और वेलकमिंग है। जैसे कि मुझे आइडिया है, जैसे कि मेरी रिसर्च है, स्पेन इज़ क्वाइट फ्रेंडली कंट्री फॉर immigrants as long as you are legal, you speak their language as well, you try to adopt their culture, even though you don't speak their language, अगर आप उनकी ज़बान नहीं भी बोलते तब भी वो जो है आपके साथ कोशिश करेंगे मेल जोल अपना बढ़ाने के लिए। बट अगेन उसके जो डायमेंशंस हैं, ओवरऑल आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, किन बेसिस के ऊपर है, तो आप ज़रूर चूज़ करें उसको, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हर साल अपडेट होता है। और अगर आपने पुरानी कोई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी हुई है, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। सो आप उनकी ऑलवेज़ गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ा करें, और इसी तरीके से मेरी यूट्यूब की वीडियोज़ को देखें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको और मज़ीद किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनानी है, या और मोर डिटेल अबाउट स्पेनिश इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको बनानी है, तो मैं उस पर और जो भी टॉपिक्स हैं उसके ऊपर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना प्रोवाइड करना पसंद करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस लंबी वीडियो को देखा, और इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि यूट्यूब वीडियोस बनाना मकसद नहीं है, उसकी राइट इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना मेरा मकसद है, ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा सकें और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे एक अच्छा डिसीजन ले सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।